में खुश रहो। सभी को गुड मॉर्निंग। टैगोर चंद एकेडमी स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बिजनेस मैनेजमेंट में व्यवसाय अध्ययन में हमारा इंश्योरेंस का चैप्टर चल रहा है। आज इसका लास्ट टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे बीमा एजेंट के कार्य, फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस एजेंट। बीमा एजेंट के कार्य, बीमा एजेंट के कार्य, इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। बीमा एजेंट के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया कि बीमा एजेंट कौन होता है, बीमा एजेंट से आप क्या समझते हो, बीमा एजेंट का क्या अर्थ होता है, बीमा एजेंट के कौन कौन से इसमें नियुक्ति कौन कर सकता है, कौन बन सकता है, बीमा एजेंट की कौन सी विशेषताएं होती हैं, कौन सी योग्यताएं होती हैं, बीमा एजेंट और नौकर होता है उसमें अंतर कौन कौन से होते हैं, ये इससे पहले हम लोगों ने पढ़े थे। आज बीमा एजेंट के जो कार्य हैं, इससे पहले एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि बीमा एजेंट जो है बीमा कर्ता और बीमित के मध्य मध्यस्थता का कार्य करता है, दोनों के मध्य मध्यस्थता की भूमिका निभाता है और बीमा कर्ता की ओर से दिए गए जो अधिकार होते हैं, जो आदेश होते हैं, या गृहीत अधिकार भी हो सकते हैं, स्पष्ट या लिखित भी हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वह कार्य करता है। बीमा एजेंट संबंधी जो भी प्रावधान है वो एजेंसी संबंधी अनुबंध में दिए गए, एजेंसी संबंधी जो कानून होते हैं उसके अंतर्गत दिए गए हैं। एजेंसी संबंधी जो कानून होते हैं, अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 182 से 238, इसके तहत बीमा संबंधी जो एजेंट संबंधी विभिन्न प्रकार के जो अर्थ संबंधी जो बातें हैं वो उसके अंतर्गत लिखी गई है। तो बीमा एजेंट जो होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसके अलावा ये बताया था कि बीमा एजेंट कौन बन सकता है। तो इस प्रकार से बीमा एजेंट वह व्यक्ति होता है प्रधान नियुक्ता या मालिक की तरफ से तीसरे पक्षकार के साथ अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करता है, अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करता है तथा प्रधान द्वारा बताए गए कार्य हैं उसके अकॉर्डिंग वह काम करता है। बीमा एजेंट कोई भी व्यक्ति बन सकता है, एक अवयस्क व्यक्ति होता है वो भी बीमा एजेंट बनाया जा सकता है, क्योंकि बीमा एजेंट जो है वो एजेंसी संबंधी प्रावधान है और इसके लिए एजेंसी के लिए मात्र ठहराव का होना ही आवश्यक होता है, राजनियम द्वारा परिवर्तनीय हो ये आवश्यक नहीं होता। तो अवयस्क व्यक्ति होता है वो भी एजेंट बनाया जा सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति के द्वारा, जिस प्रधान नियुक्ता के द्वारा एजेंट नियुक्त किया जाता है उसमें अनुबंध करने की सभी प्रकार की क्षमताएं होनी चाहिए। ये चीजें हम लोग सभी पढ़ चुके थे। आज हम बीमा एजेंट के कौन कौन से कार्य होते हैं, चाहे जीवन बीमा निगम हो या समुद्री बीमा है, अग्नि बीमा है, अन्य विविध प्रकार के जो बीमा आते हैं, किसी भी प्रकार का बीमा क्यों न हो, एक एजेंट जो होता है, चाहे वो बीमा जीवन बीमा का एजेंट हो, सामान्य बीमा का चाहे वो एजेंट हो, चाहे समुद्री बीमा का एजेंट हो, सभी के कार्य जो होते हैं लगभग समान होते हैं। सबसे पहला जो कार्य आता है इसका वो है प्रस्तावकों से संपर्क करना, प्रस्तावकों से संपर्क करना, प्रस्तावकों से संपर्क करना। पहला जो आता है वो आता है प्रस्तावकों से संपर्क करना। बीमा एजेंट का पहला कार्य होता है बीमा कंपनी की तरफ से या बीमा कर्ता की तरफ से वह प्रस्तावकों से संपर्क करता है, ऐसे लोगों से मिलता है, ऐसे व्यक्तियों से मिलता है जिन्होंने अपना बीमा नहीं करवा रखा या बीमा करवाने के जो इच्छुक होते हैं उनसे वह मिलता है, उनसे वह संपर्क करता है, बीमा संबंधी जानकारी बताता है। उन्हें ऐसे व्यक्ति समाज में जो बीमा कराने के इच्छुक हैं, कभी बीमा उन्होंने करवाया ही नहीं है, और उनको मोटिवेट करता है, उनसे संपर्क करता है, उनको मोटिवेट वगैरह भी उनके द्वारा किया जाता है, कई प्रकार के विचार विमर्श करके और उनसे बातचीतें करता है। दूसरा जो इसके अंतर्गत कार्य आता है वो आता है
प्रस्तावकों को प्रोत्साहित करना, प्रस्तावकों को प्रोत्साहित करना, ठीक है। प्रस्तावकों से संपर्क स्थापित करने के बाद में बीमा एजेंट का दूसरा कार्य होता है कि उन्हें बीमा करवाने के लिए मोटिवेट करना, बीमा करवाने के लिए उनको प्रोत्साहित करना। बीमा संबंधी अनेक प्रकार की जो योजनाएं हैं जो बनाई गई हैं, जीवन बीमा की योजनाएं हैं, सामान्य बीमा, समुद्री बीमा, अग्नि बीमा की जो अनेक प्रकार की जो योजनाएं हैं, बीमा कंपनी के द्वारा अनेक प्रकार के नए जो बीमा प्रचलन में आते हैं उनके बारे में प्रस्तावकों को जानकारी देना, प्रस्तावकों की जो जोखिम है उनके बारे में विचार विमर्श करना, या उनके जो संदेह हैं उनको दूर करना, उनकी जो भ्रम की स्थिति होती है उनको दूर करना। तो प्रस्तावक जो होते हैं बीमा करवाने के जो इच्छुक व्यक्ति होते हैं उनको मोटिवेट किया जाना चाहिए, उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बीमा संबंधी सभी प्रकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं बीमा कंपनियों के द्वारा चलाई जाती हैं समय समय के ऊपर, उनके बारे में उनको अवगत कराना, ठीक है। और उनसे संबंधित किसी भी प्रकार का उनके मन में संदेह होता है, भ्रम होता है, तो उसके बारे में बातचीत करके उस शंकाओं का, भ्रम का समाधान उसके द्वारा किया जाना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए और वह बीमा करवा सके। उसके बाद में प्रस्ताव पत्र की पूर्ति करना, प्रस्ताव पत्र की पूर्ति करना हो जाता है प्रस्ताव पत्र की पूर्ति करना, ठीक है। प्रस्ताव पत्र की पूर्ति करना, तो इसी क्रम से हम लोग चलेंगे। सबसे पहले बीमा एजेंट के रूप में हम लोग काम करते हैं। लाइसेंस प्राप्त करने के बाद में बीमा एजेंट का काम शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले जो प्रस्तावक हैं उनसे हम लोग संपर्क करेंगे, लोगों से मिलेंगे, उसके बाद में उनको बीमा करवाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, मोटिवेट करेंगे। और जब व्यक्ति बीमा करवाने के लिए तैयार हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, तो उसके बाद में प्रस्ताव पत्र जो होता है उसकी पूर्ति की जाएगी। बीमा एजेंट के द्वारा बीमित का जो प्रस्ताव होता है उसकी पूर्ति की जाएगी, प्रस्ताव पत्र जो होता है उसकी पूर्ति की जाएगी। तो सभी प्रकार की जानकारियां जो होती हैं बीमित से पूछ करके जो व्यक्ति बीमा करवाता है, और बीमा जो एजेंट होता है प्रस्ताव पत्र, या हम यूं भी कह सकते हैं कि बीमा करवाने के लिए बीमा का जो फॉर्म होता है उसको भरा जाता है। उससे संबंधित सभी प्रकार की जो जानकारियां होती हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र होता है, जन्म प्रमाण पत्र जो होता है डेट ऑफ बर्थ जिसको बोलते हैं, या चिकित्सा प्रमाण पत्र होता है, चिकित्सा अधिकारी का जो प्रमाण पत्र होता है कि सब किसी भी प्रकार के इसके रोग नहीं है, स्वस्थ है, बिल्कुल निरोगी है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और योग्यता संबंधी जो दस्तावेज होते हैं, या किसी भी प्रकार का उसके ऊपर अपराध वगैरह, केस वगैरह, मुकदमा वगैरह इस प्रकार का लागू नहीं है, ये सभी प्रकार की जो बातें होती इनकी जानकारी करके ये जो महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये प्रस्ताव पत्र के साथ लगाए जाते हैं, और इससे संबंधित सभी प्रकार की जो जानकारियां होती हैं वो सही भर करके और तैयार कर लिया जाता है। तो बीमा एजेंट के द्वारा प्रस्ताव पत्र जो है उसकी पूर्ति भी इसके द्वारा की जाती है। उसके बाद में आवश्यक प्रपत्र तैयार करना, आवश्यक प्रपत्र तैयार करना, आवश्यक प्रपत्र तैयार करना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बीमा एजेंट के कार्य। बीमा एजेंट द्वारा जीवन बीमा, सामान्य बीमा, समुद्री बीमा, सभी प्रकार की बीमाओं के द्वारा किए जाने वाले कार्य जो होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने प्रस्तावकों से संपर्क कर लिया, उनको प्रोत्साहित कर लिया,
संपर्क करने के बाद में उनको प्रोत्साहित किया। उसके बाद में उसका जो प्रस्ताव पत्र जो होता है, फॉर्म होता है, वो सही जानकारी के अनुसार सही भर लिया। उसके बाद में आता है कि प्रस्ताव पत्र जो होता है, बीमा पत्र बोलते हैं एक प्रकार से, फॉर्म जो बोलते हैं, उसके साथ लगने वाले जो दस्तावेज होते हैं, अर्थात बीमा कंपनी जो है महत्वपूर्ण जानकारियां जो मांगती है, बीमा कंपनी के द्वारा जो महत्वपूर्ण जानकारियां मांगी जाती हैं, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो लगाए जाते हैं, उनका कलेक्शन जो लोग करेंगे, वो बीमित जो होता है उससे हम लोग जो महत्वपूर्ण दस्तावेज डॉक्यूमेंट जो इसके साथ लगाए जाते हैं उनका कलेक्शन करेंगे। जैसे एक होता है जन्म प्रमाण पत्र, व्यक्ति की आयु के लिए जो प्रमाण पत्र होता है उसको जन्म प्रमाण पत्र बोलते हैं, जन्म प्रमाण पत्र जो होता है। उसके बाद में चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र जो होता है वो भी लगाया जाता है। उसके बाद में शैक्षणिक योग्यता की जो सर्टिफिकेट होती है या इसकी जो मार्कशीट वगैरह जो होती है, जैसे 10वीं पास जो है तो उससे संबंधी या अपराधी संबंधी भी जो है किसी प्रकार का अपराध वगैरह उसके ऊपर नहीं है, ये चीजें इसके साथ लगाई जाती है। तो इस प्रकार से आवश्यक प्रपत्र तैयार भी इसके द्वारा किए जाते हैं। उसके बाद में प्रीमियम प्राप्त करना, पांचवा जो आता है प्रीमियम प्राप्त करना। प्रीमियम जो होता है उसको प्राप्त करना और प्रस्ताव पत्र जमा करवाना, वह प्रस्ताव पत्र जमा करवाना, प्रस्ताव पत्र जमा करवाना। प्रस्ताव पत्र की पूर्ति हो जाने के बाद में नेक्स्ट जो कार्य आता है वो सब प्रीमियम प्राप्त करना। पहले किस्त जमा करना, बीमाकर्ता जो है, एजेंट जो होता है बीमाकर्ता की तरफ से, और बीमा करता है इसके लिए प्रीमियम प्राप्त करना, यानी बीमा के अंदर जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है। पहले से उनके पास लिस्ट होती है, उम्र के हिसाब से लिस्ट होती है उनके पास, किस प्रकार का बीमा होता है, उसके अंदर कितनी जोखिम होती है, किस प्रकार की जोखिम होती है। जितनी उम्र का व्यक्ति होता है, आयु अधिक होती है जिस व्यक्ति की, उतनी उसकी जोखिम अधिक मानी जाती है, क्योंकि अपने यहाँ पे जो जीवन प्रत्याशा जो मानी गई है वो 64 या 65 साल के आसपास मानी जाती है। इसके आधार पे जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति 40 साल का हो चुका है, वह अगर बीमा करवाता है तो उसका प्रीमियम ज्यादा आता है, क्योंकि इसकी जोखिम ज्यादा है। उसने अपने जीवन के 40 साल तो जी लिए हैं, बाकी 20-25 साल और बच जाते हैं। उसी प्रकार से 5 साल के बच्चे का अगर हम लोग बीमा करवाते हैं तो उसकी जोखिम होती है वो कम होती है, उसका प्रीमियम कम आएगा, क्योंकि अभी वो 5 ही साल का हुआ है, 60 साल तो भी और बाकी हैं जीवन प्रत्याशा के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इस प्रकार से प्रीमियम प्राप्त करना और प्रस्ताव पत्र जमा करवाना, यानी पहली जो किस्त होती है वो बीमित से प्राप्त कर ली जाती है, और उसके बाद में उसका फॉर्म जो होता है, प्रस्ताव पत्र जो होता है, बीमा कंपनी या बीमा कंपनी का जो ऑफिस होता है वहां पे उसको जमा करवा देते हैं। उसके बाद में एक आता है बीमित या उसके उत्तराधिकारियों, बीमित या उसके उत्तराधिकारियों को दावा प्रस्तुत करने के बारे में जानकारी देना। अगर भविष्य में किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है, जैसे जीवन बीमा जो होता है उसके अंदर अगर दुर्घटना हो जाती है तो उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं वो बीमा की राशि वसूल करने के लिए किस प्रकार से दावा प्रस्तुत करेंगे, क्या प्रक्रिया होगी, किस प्रकार से क्या है, सभी प्रकार की बातों की जानकारी दी जाती है। अगर जीवन बीमा की अवधि समाप्त हो जाती है तो बीमित जो होता है वो दावे की राशि प्राप्त करने के लिए या बीमा राशि का जो कलेक्शन होता है वो प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से दावा करेगा बीमा कंपनी में, इससे संबंधित जानकारी भी दी जाती है। इस संबंधित जानकारी भी बीमित तथा इसके उत्तराधिकारी होते हैं उनको दी जाती है। उसके बाद में बीमा प्राधिकरण विनियम अधिनियम जो होता है, IRDA जो होता है, बीमा संबंधी जो होता है बीमा प्राधिकरण नियम जो बोलते हैं,
इसके जानकारी जो होती है समय समय के ऊपर इसकी जो जानकारी दी जाती है वो भी सब इनको अवगत करवाई जाती है। उसके बाद में बीमा एजेंट के द्वारा बीमा जो होता है उसका नवीनीकरण जो है, हस्तांतरण वगैरह जो होता है, नामांकन जो होता है, इससे संबंधी परामर्श भी इसको दिया जाता है। उसके बाद में बीमा पत्र जिसको बोलते हैं या दावा भुगतान पत्र बॉन्ड जिसको बोलते हैं, दावा भुगतान पत्र अगर खो जाता है, गायब हो जाता है, नष्ट हो जाता है तो उससे संबंधी जानकारियां भी दी जाती हैं। उस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए। इसके अलावा जीवन बीमा है, सामान्य बीमा है या सामुद्रिक बीमा है या बीमा संबंधी किए जाने वाले अनेक योजनाएं हैं, बीमा विकास संबंधी जो कार्य होते हैं उनसे संबंधित जानकारी भी लोगों को अवगत कराना। बीमा एजेंट बीमा व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, बीमा व्यवसाय को आगे ले जाने के लिए और बीमा की जो नई नई प्रकार की जो योजनाएं हैं, बीमा का जो योगदान है, राष्ट्रीय क्षेत्र में योगदान है, बड़े बड़े उद्योगों में योगदान है, या इन्वेस्टमेंट वगैरह जो बीमा का जो होता है देश की अर्थव्यवस्था के अंदर, उससे संबंधित सभी प्रकार की जो जानकारियां हैं बीमाकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए दी जानी चाहिए। जो बीमित होते हैं उनको दी जानी चाहिए। तो ये आपके बीमा एजेंट के कार्य हैं। प्रस्तावों से संपर्क कर लिया, प्रोत्साहित कर लिया, प्रस्ताव पत्र की पूर्ति कर दी, साथ लगने वाले महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके साथ लगा दिए, उसके बाद पहली किस्त वसूल करके उसका जो प्रस्ताव फॉर्म होता है वो जमा करवा दिया। उसके बाद बीमित तथा उसके उत्तराधिकारी दावा किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं इनके बारे में, उसके बाद बीमा विकास जो प्राधिकरण होता है उसके संबंधी जानकारी है, बीमा का हस्तांतरण नामांकन वगैरह जो होता है, नवीनीकरण जो होता है उसके संबंध में जानकारी है, दावा किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं ये भी जानकारी है, तथा अगर बोर्ड वगैरह जो होता है बीमा को खो जाता है, नष्ट हो जाता है तो किस प्रकार का है, और बीमा के किए गए जो विकास कार्य होते हैं उनसे भी अवगत करवाना। ये सारे के सारे क्या है, एक बीमा एजेंट द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बिंदु जो आता है वो आता है बीमा एजेंट के निषिद्ध कर्तव्य। बीमा एजेंट के निषिद्ध कर्तव्य। बीमा एजेंट के निषिद्ध कर्तव्य कौन कौन से होते हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी बीमा एजेंट के कौन कौन से कर्तव्य हैं, कौन कौन से कार्य हैं जो वह नहीं कर सकता, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला आता है बीमाकर्ता अथवा निगम के लिए, बीमाकर्ता या निगम के लिए धन वसूली नहीं कर सकता। पहला जो इसका कार्य होता है, पहला जो कर्तव्य है जो इसके द्वारा नहीं किया जाता वो होता है बीमाकर्ता जो होता है या निगम जो संस्था वगैरह जो होती है बीमा, उसके लिए धन वसूली संबंधी कोई भी कार्य जो होता है वो बीमा एजेंट के द्वारा नहीं किया जाता है। धन वसूली संबंधी जो भी कार्य होता है वो नहीं कर सकता। दूसरा है बीमा के लिए छूट या बट्टा डिस्काउंट जो होता है वह नहीं दे सकता। एक और जो आता है बीमित को प्रोत्साहित करने के लिए, बीमा करवाने के लिए बीमित को प्रोत्साहित करने के लिए बीमा एजेंट जो होता है उसको किसी भी प्रकार की जो छूट होती है या कमीशन जो है वो उसके द्वारा नहीं दिया जा सकता। यानी बीमा एजेंट के द्वारा बीमित को प्रोत्साहित करने के लिए किसी प्रकार का बट्टे के बारे में बोलते हैं या डिस्काउंट वगैरह जो होता है, कोई छूट वगैरह जो होती है, कमीशन जो होता है वो बीमा एजेंट के द्वारा नहीं दिया जा सकता। उसके बाद में बीमाकर्ता की ओर से बीमाकर्ता की
ओर से जोखिम भरे कार्य स्वीकार नहीं कर सकता। एक और जो महत्वपूर्ण आता है वो आता है बीमाकर्ता की ओर से। अगर इस प्रकार का कार्य है, अगर मानो कोई जोखिम भरा कार्य होता है जिसमें किसी प्रकार की जोखिम विद्यमान होती है, तो बीमाकर्ता जो होता है, बीमाकर्ता जो है इस प्रकार का कार्य अगर वह एजेंट से करवाता है तो एजेंट इस प्रकार का कार्य करने के लिए मना कर देता है। अर्थात जो जोखिम भरे कार्य होते हैं उनको करने के लिए वह बाध्य नहीं होता, उनको अस्वीकार किया जा सकता है। उसके बाद में निगम या बीमाकर्ता की अनुमति के बगैर निगम या बीमाकर्ता की अनुमति के बगैर विज्ञापन के लिए न तो किसी प्रकार की समाचार पत्र या पत्रिका वगैरह छपवा सकता है और न उसका आवंटन कर सकता है, उनको बांट भी नहीं सकता। इस प्रकार से बीमा एजेंट जो होता है विज्ञापन के लिए, बीमा कंपनी का विज्ञापन करने के लिए किसी प्रकार की विज्ञापन जो सामग्री होती है जैसे पत्रिकाएं वगैरह आदि होते हैं वो छपवा भी नहीं सकता और उनको बांट भी नहीं सकता है। उसके बाद में 5वां नंबर जो आता है, बीमा एजेंट जो होता है अन्य जो एजेंट होते हैं उनके क्षेत्र में जाके कार्य नहीं कर सकता, उनके क्षेत्र में जाके कार्य नहीं कर सकता, यानी दूसरे एजेंट का जो क्षेत्र होता है उसमें जाकर के किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता और उस एजेंट की जो बीमित या हैं या बीमा करवाने वाले जो व्यक्ति हैं उनको प्रलोभन वगैरह दे करके, लालच वगैरह दे करके बीमा करवाने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से दूसरे एजेंट का जो बीमा क्षेत्र जो होता है उसमें जाकर के वो इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकता, दूसरे बीमा एजेंट का जो क्षेत्र होता है उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और न ही वहां जाकर किसी प्रकार का प्रलोभन वगैरह उसके द्वारा दिया जा सकता है ताकि उसके प्रस्ताव को बहलाना फुसलाना आदि संबंधी कार्य नहीं कर सकता। इसलिए उसको अपने क्षेत्र में रह करके और कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट जो आता है बीमा, एक और जो महत्वपूर्ण बात होती है, बीमा एजेंट जो होता है वो लाइसेंस के बगैर कार्य नहीं कर सकता। अगर बीमा एजेंट जो होता है उसके पास लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस समाप्त हो गया है, तो उसका नवीनीकरण करवाना चाहिए, उसका नवीनीकरण करवा लेना चाहिए। बगैर नवीनीकरण के वह कार्य नहीं कर सकता। अगर लाइसेंस नहीं है तो बीमा संबंधी जो कार्य होता है वो उसके द्वारा नहीं किया जा सकता और किसी अन्य बीमाकर्ता के क्षेत्र में जाकर के भी कार्रवाई नहीं कर सकता, किसी अन्य बीमाकर्ता के क्षेत्र में जाकर के भी कार्रवाई नहीं कर सकता। इस प्रकार से ये वो कार्य हैं जो बीमाकर्ता का जो एजेंट होता है उसके द्वारा नहीं किए जा सकते। तो इस प्रकार से ये था बीमा संबंधी जो चैप्टर है, इसके बारे में हम लोगों ने महत्वपूर्ण जानकारी की कि बीमा से आप क्या समझते हो, बीमा की परिभाषाएं हैं, बीमा की विशेषताएं हैं, उसके बाद में बीमा का क्षेत्र है, प्रकार है, इसमें विभिन्न प्रकार के जो बीमा उनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। उसके बाद में बीमा के उद्देश्य हैं, बीमा के कार्य हैं, बीमा के महत्व हैं, सामाजिक सुरक्षा है, सामाजिक सुरक्षा में बीमा की जो भूमिका है इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा और उसके बारे में बीमा एजेंट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी की। यह था अपना बीमा संबंधी चैप्टर। इसके बाद में अपना 14 का जो शुरू होता है वो है सामाजिक उत्तरदायित्व और निगमीय उत्तरदायित्व CSR। इसके बारे में हम लोग कल अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।